चैनल प्रभावी एजुकेशन आप सबका स्वागत है एंड दिस इज चैप्टर 22.9। तो अभी तक के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं आपने, ये बेसिकली सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की बाय लक्ष्मीकांत, तो इन्हें जरूर देख लेना। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट सारी वीडियोस पहले वाली, बिकॉज अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो एंड आप सर्च में हो कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए, बढ़िया कंटेंट मिल जाए विथ पीडीएफ। देखो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो एंड यूपीएससी की तैयारी लेके शुरू कर दिए हो और रिवीजन करते नहीं हो, डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक चीज सीखोगे आगे बढ़ जाओगे, फिर वो भूल जाओगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर दूसरी सीखोगे वो भी भूल जाओगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। सो इट्स बेटर कि आप आपके पास पीडीएफ हो एंड पीडीएफ से आप रिवाइज करते रहो। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होते हैं उनका यही मानना होता है। दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, साइंस को समझो, माइंड ऐसे ही काम करता है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा है नहीं क्लासेस का। तो रिवीजन के लिए पीडीएफ मैं दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। एंड इतने शॉर्ट में पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि आप 4 या 5 घंटे में आप रिवाइज कर सको। तो दिस इज माय टारगेट और डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज रिवीजन में तो ऐसा आपको समझना तो है नहीं, समझाना तो मेरा काम है, वो मैं अभी कर ही रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन नहीं सब्सक्राइब प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन एक ऐसा सिंबल होता है जो कि आपको प्रेस करना है, ठीक है? तो ये कर लेना जरूर। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कई तरीके के फंक्शन करता है। देखो पार्लियामेंट हमारे इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको कहते हैं कि भारत के पॉलिटी या फिर भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्लियामेंट का बहुत ही सेंट्रल पोजीशन है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बहुत कुछ कंट्रोल करता है, बहुत सारे फंक्शन करता है। इसके कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो उसको डिफरेंट हेड्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस पार्लियामेंट के, देन एक्सिक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, देन फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, एंड देन आपको पढ़ने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, देन जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस, एंड लास्ट में आपको मिलेगा अदर पावर्स। तो ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इसमें, इस वीडियो में बने रहो। लेजिस्लेटिव पावर क्या है पार्लियामेंट का? लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना। लेजिस्लेटिव का मतलब ही होता है कानून, लेजिस्लेशन। आप लेजिस्लेट कर रहे हो, एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का यही है, मेन काम जो है, मेन काम, प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का यही है, लेजिस्लेटिव, बेसिकली एक्ट वगैरह बनाना, लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट का मेन काम है। प्राइमरी मतलब मेन। देन एक्सक्लूसिव पावर है ये पार्लियामेंट का। अगर बात करें यूनियन लिस्ट पे तो 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा कुछ रेसिड्यूअरी जो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं वो बच जाते हैं। तो 3 लिस्ट है जिसपे यूनियन वाले लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर यूनियन का है, इसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट के अलावा कोई भी इसके ऊपर एक्ट नहीं बना सकता। इसमें टोटल 98 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली इसमें 97 थे, तो एक बढ़ गया है इसमें। एंड इसमें एक्सक्लूसिव पावर है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि डिफेंस एक सब्जेक्ट है, जैसे कि एनर्जी एक सब्जेक्ट है, ऐसे करके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट्स ये इसमें यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास टोटल 98 है, पहले 97 हुआ करता था एंड अब 98 है ये, और हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, तो ये रिवाइज होता रहता है। तो इस पे एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट का। और आगे है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट पे भी एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट का। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट पे मतलब कि जो तीनों लिस्ट में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों से जो अलग हो गया, जो बच गया, वो बचता है रेसिड्यूअरी। तो रेसिड्यूअरी जो सब्जेक्ट हो जाती है, ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि साइबर क्राइम, ये सब रेसिड्यूअरी में काउंट किया जाता है, ये किसी भी लिस्ट में नहीं आती है। नए नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं तो उसको कहते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। तो उस पे भी जो एक्सक्लूसिव पावर है वो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। कंकरेंट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट का जो पावर है वो थोड़ा स्टेट से अलग है। कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें स्टेट एंड प्लस सेंटर मतलब पार्लियामेंट, दोनों मिल के, मतलब अलग अलग अपना अपना दोनों बना सकते हैं, मिलके तो नहीं।
मतलब एक सब्जेक्ट पे दो एक्ट आ सकता है, सेंटर भी बना दे अपना, स्टेट भी बना दे, ऐसा हो सकता है। मतलब कंकरेंट है तो दोनों बना सकते हैं इस पे लेजिस्लेशन इन सब्जेक्ट्स में। पहले इसमें ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बाद में ये बढ़ के 52 हो गए हैं अभी। तो लेकिन एक बात है कि अगर मान लीजिए कभी भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टेट ने भी बना दिया, सॉरी मेरा थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट ने बना दिया लेजिस्लेशन एंड सेंटर ने भी बना दिया, और उस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, दोनों आपस में भिड़ने लगे, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंट्रल जो लॉ होगा वो ओवर राइड करेगा इस लॉ के, स्टेट वाले, मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी स्टेट वाले की, सेंटर वाले की वैल्यू ज्यादा रहेगी, ओवर राइडिंग पावर है। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसपे दोनों ने बना दिया, अंडर कंकरेंट लिस्ट में है, और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सेंटर का जो लेजिस्लेशन होगा वो ओवर राइडिंग पावर होगा, उसको ऊपर माना जाएगा स्टेट के लेजिस्लेशन से। तो कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे पावर हैं, लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो। नेक्स्ट आता है ऑल्सो जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं कुछ स्टेट लिस्ट में, जो कि पहले ओरिजिनली 66 हुआ करती थी, अभी वो 59 है, कम हुई है। देखिए यहाँ पे कम हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ था, इसमें इंक्रीज यहाँ पे कम हुआ था, मतलब सेंटर को एक्चुअली दबाना है स्टेट को ये आप मान सकते हो, सेंटर हमारा ज्यादा स्ट्रांग है बेसिकली। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं 59 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे स्टेट की लिस्ट है, ये स्टेट का पावर होना चाहिए, लेकिन 5 एबनॉर्मल कुछ कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, जहाँ पे सेंटर को पावर दे दिया जाता है कि ऐसे कुछ कंडीशन आ जाए, सर्कमस्टांसेस आ जाए, जो कि कुछ 5 तरीके की हैं, तो वहां पे आप स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो वो 5 जो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है जब राज्यसभा, यहाँ पे देखिए, जब राज्यसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि भाई ठीक है, इस स्टेट लिस्ट पे हम लोग रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि इस पे पार्लियामेंट एक्ट बनाए। जनरली जो स्टेट लिस्ट पे एक्ट बनाने का पावर होता है वो स्टेट के पास होता है, लेकिन जब राज्यसभा किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल दे कि नहीं यार ठीक है, इसमें हम लोग रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि पार्लियामेंट ये एक्ट बनाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर है, इसलिए पार्लियामेंट को ये पावर दे देते हैं। तो इस केस में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे एक्ट बनाने का। नेक्स्ट आता है नेशनल इमरजेंसी, जब भी रहती है, जब भी नेशनल इमरजेंसी जो कि प्रोक्लेम की जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में रहती है तो स्टेट लिस्ट सीधा अंडर आ जाता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट सारे स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, एक्ट बना सकता है, वहां पे भी पावर है। नेक्स्ट है 2 और मोर स्टेट्स, जब ज्वाइंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट से कि भाई इस मैटर पे, इस पर्टिकुलर लिस्ट पे, सब्जेक्ट पे आप एक्ट बनाइए, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, देखिए 2 या 2 से ज्यादा, एक करेगा तो कुछ नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा करेंगे तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो उस केस में सेंटर अपना लेजिस्लेशन कर सकता है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट ज्वाइंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रीटी साइन करता है भारत, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रीटी साइन करता है भारत, एंड उस केस में क्या होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे हो सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में हो, स्टेट लिस्ट का पार्ट हो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो उस केस में सेंटर क्या करता है, स्टेट लिस्ट को अपने अंडर ले लेता है और उस मैटर पे अपना लेजिस्लेशन बनाता है। बेसिकली जो एग्रीमेंट है उसको इफेक्ट देने के लिए, उसको मतलब इफेक्टफुल बनाने के लिए जरूरी हो जाता है, और उस केस में डेफिनेटली पार्लियामेंट यहाँ पे स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेशन कर सकता है। नेक्स्ट, जब भी प्रेसिडेंट रूल रहता है, प्रेसिडेंट रूल रहता है जब भी स्टेट में, अंडर आर्टिकल 356 भी रह सकता है, अंडर आर्टिकल 360 भी रह सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल जब भी रहता है उस केस में भी पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट में, जिस भी स्टेट में वो प्रेसिडेंट रूल है। सारे स्टेट के लिस्ट को नहीं वो अफेक्ट करेगा, जिस स्टेट में पर्टिकुलर प्रेसिडेंट रूल है वहां पे उस स्टेट के लिस्ट को, वो मतलब स्टेट का लिस्ट तो एक ही होता है, उस स्टेट में वहां पे वो लेजिस्लेट कर सकता है। नेक्स्ट,
देखिए जितने भी ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट देते हैं ड्यूरिंग द रिसेस, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रिसेस हो जा रहा है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है। रिसेस का मतलब कि दो सेशंस के बीच में जो गैप होता है, दो सेशन के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं रिसेस। रिसेस मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो जब भी रिसेस रहता है, पार्लियामेंट मतलब उस समय काम नहीं कर रहा है, उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंसेस दे सके। ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश होते हैं, लिखित में होते हैं, जो एक एक्ट की तरह ही काम करते हैं। तो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट देते हैं उस केस में। उस केस में जब उन्होंने दिया है ऑर्डिनेंस और वो ऑर्डिनेंस चल रहा है, बट उसको अप्रूव करना एक कंपलसरी हो जाता है। जब भी रीअसेंबली होती है, पार्लियामेंट रिसेस में है तो रीअसेंबली तो होगी ही। रीअसेंबली हो गई तो उसके विद इन 6 वीक्स के अंदर ही उस ऑर्डिनेंस को पास करना होता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर नहीं पास किया तो उसको ऑर्डिनेंस को खत्म माना जाएगा, ऑर्डिनेंस वहीं पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बात है विद इन 6 वीक्स, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्लियामेंट मेक्स लॉ इन ए स्केलेटन फॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखिए होता क्या है पार्लियामेंट में जनरली स्केलेटन फॉर्म का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर मुद्दा दे दिया जाएगा, इस पे लेजिस्लेशन करना है। सपोज सोशल इशू पे कोई लेजिस्लेशन करना है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सोशल इशू पे, तो इसमें स्केलेटन एक लॉ बना दिया जाएगा। स्केलेटन लॉ की मतलब इसका ढांचा बना दिया जाएगा। स्केलेटन मतलब ढांचा कि ये चीजें होंगी। लेकिन जो माइन्यूट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिटेल्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो काम कौन करता है? वो करता है एग्जीक्यूटिव, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो मतलब आला अधिकारी होते हैं, आईएएस वगैरह, वो डिटेल्ड लॉ बनाते हैं। स्केलेटन फॉर्म जस्ट एक मतलब ढांचा देने का काम पार्लियामेंट का है, लेकिन डिटेल्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेजिस्लेशन है, जो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है और एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेशन है। मतलब कि बेसिकली ढांचा बना के और दे देना है, और ब्यूरोक्रेसी उस पर अपना काम करेगी और फर्दर उसको डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। तो यहाँ पे भी एक्सिक्यूटिव के पास ज्यादा पावर हो जाता है। एक ये ठीक बात नहीं है वैसे, इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो एक लोग बैठते हैं एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो जनरल, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि डिटेल्ड एकदम से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे। सो दिस इज द बेसिकली सिनेरियो। एनीवे आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लेते हैं अब। एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस? सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है इटसेल्फ, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम प्लस प्रेसिडेंट प्लस कुछ ब्यूरोक्रेसी प्लस एक्सेट्रा, ये सब चीजें मिलकर एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनती हैं। तो जो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। एंड अगर बात करें पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होने का, इसका मतलब ये है कि जब भी पार्लियामेंट चाहे एक्सिक्यूटिव को हटा सकती है, एक्सिक्यूटिव को रिमूव कर सकती है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह लाके। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, एक्सिक्यूटिव को पार्लियामेंट के पास कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर। तो पर्टिकुलर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। 0 आवर भी एक इंडियन इनोवेशन है जिसमें अगेन मुद्दों पे डिस्कस किया जाता है। हाफ एन आवर डिस्कशंस होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड ये सारी बातें हैं। ये कंट्रोल करने के लिए सारे टूल्स हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज टर्म्स, क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन डिटेल वाइज, तो पिछली वीडियोस जरूर देखना। देन इनको सुपरवाइज भी करती है पार्लियामेंट। दो काम करती है, तो कंट्रोल करने का, कंट्रोल कैसे करती है? तो भाई सवाल जवाब, डिस्कशन एंड सेंसर करके, ऐसे करके ये सारे टूल्स यूज करके कंट्रोल करती है एक्सिक्यूटिव के ऊपर। और पार्लियामेंट सुपरवाइज भी करती है एक्सिक्यूटिव को। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कमिटीज लाइक कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस। ये सुपरवाइजरी कमिटी होती है। कमिटी ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस का मतलब ये है कि एक कमिटी है जो कि गवर्नमेंट जो इंश्योर करती है, जो मतलब वादे करती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या वो वादे पूरा कर रही है कि नहीं, उसको सुपरवाइज करने के लिए कमिटी होती है, पार्लियामेंट्री कमिटी टाइप की है, और ये कमिटी ऐसे काम करती है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब कि जब भी कोई लेजिस्लेशन होता है तो क्या वो मिनिस्टर जो लेजिस्लेशन लेके आया है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं,
तो ओवरऑल एक सुपरविजन होता है इन कमिटीज के द्वारा। देन कमिटी ऑन पिटीशन, जब भी कोई लेजिस्लेशन आता है तो उसमें कई सारे पिटीशंस डाल दिए जाते हैं, तो उन पिटीशंस पे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, गवर्नमेंट उनको सही से डील कर रही है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव से ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये सारा सुपरविजन का काम करते हैं ये कमिटीज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मिनिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसमें कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं। कोई रेल मिनिस्टर होता है, कोई कपड़ा होता है, कोई नागरिक उड्डयन मंत्री होता है, तो कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के, ओवरऑल पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड स्पेसिफिकली बात करें तो लोकसभा के ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब लोकसभा जब भी चाहे तब इनको हटा सकती है, तो इनको कहते हैं पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी देर इज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक मिनिस्टर जब भी कोई लेजिस्लेशन लेके आता है या फिर काम कर रहा है और उस मिनिस्टर के ऊपर अगर पार्लियामेंट को फेथ नहीं है तो उसके अगेंस्ट ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने रखा है, साथ में इसको इग्नोर नहीं किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव डेफिनेटली बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन, लाके लोकसभा हटा सकती है, इस पे वोटिंग होती है और जब पाया जाता है कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सरकार गिर जाती है वहीं पे। एंड लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ मीन्स है जैसे कि बाय नॉट पासिंग ए मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट इनॉग्रल एड्रेस। तो जब भी पहली बार साल में फर्स्ट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की या फिर आफ्टर इलेक्शन फर्स्ट सिटिंग हो रही है तो प्रेसिडेंट अपना एक इनॉग्रल एड्रेस करते हैं। वो इनॉग्रल एड्रेस में बेसिकली पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की बात करते हैं वो, और वो जब अपना एड्रेस खत्म करते हैं तो उस एड्रेस को एक मोशन के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में। उस लोकसभा में उसको पास करना जरूरी है, राज्यसभा में भी जाता है वो, तो उसको उस मोशन को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, एंड उसको पास करना जरूरी है। एंड जब अगर पार्लियामेंट अगर पास ना करे इस मोशन ऑफ थैंक को तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। बाय रिजेक्टिंग ए मनी बिल, अगर मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसको भी माना जाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार गिर जाती है। बाय पासिंग ए सेंसर मोशन और एन एडजॉर्नमेंट मोशन, दिस इज द अदर टूल। बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन वाइटल इशूज, तो कई बार वाइटल इशूज पे डिफीट करते हैं ये लोग, ये भी एक तरीका है अपना कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाने का। नेक्स्ट है बाय पासिंग ए कट मोशन। कट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो बजट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे ग्रांट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट को कम किया जाता है, जैसे कि पॉलिसी कट है, एक ऐसे इकोनॉमिक कट है। तो ओवरऑल कट के लिए मतलब रिड्यूस करना, अपना एक्सप्रेशन देने के लिए कि ये पर्टिकुलर ठीक नहीं है जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाने का एक टूल है पार्लियामेंट के पास। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फाइनेंशियल फंक्शंस क्या क्या हैं और पावर क्या क्या है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव। तो कोई भी टैक्स जो है कैन नॉट बी लेवीड और कलेक्टेड अंटिल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट में। तो मतलब ये है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के वसूला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पावर है पार्लियामेंट का। एग्जीक्यूटिव अपने मर्जी से ऐसा नहीं बोल सकती है कि ए भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा इनकम इतना है तो मेरे को 30% अपने इनकम का दे दो एज इनकम टैक्स। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब एक एक्ट लाया जाए, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, उसके द्वारा टैक्स का कलेक्शन होता है, उसमें बृहद एक्सप्लेनेशन है, प्रोसीजर है। तो बिना अथॉरिटी के, बिना लॉ के कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूटिव के द्वारा जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिले। तो ये फाइनेंशियल पावर है पार्लियामेंट के। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल दिखाई जाती है अगर बात करें फाइनेंशियल मैटर में। तो जब भी एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल मैटर में ऑपरेट करते हैं तो दो स्टेजेस पे उनके साथ पावर दिखाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। वो है बजटरी कंट्रोल। तो पार्लियामेंट बजट पे कंट्रोल रखती है, मतलब बजट जब भी आता है तो पार्लियामेंट में पेश होता है, उसमें वोटिंग होती है, पूरा एक प्रोसीजर है जो कि मैंने बजट इन पार्लियामेंट में बताया है। तो कंट्रोल किया जाता है बजटरी कंट्रोल जब पास किए जाते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, तो उस पर डिटेल डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, फिर वोटिंग होती है, वोटिंग में कट मोशंस वगैरह ला के कम भी किया जाता है। तो बजटरी कंट्रोल एक फाइनेंशियल कंट्रोल का एक पार्ट है पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एंड पोस्ट बजटरी कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि जो
पार्लियामेंट है वो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज। अब 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो सरकार को मॉनिटर करते रहती हैं कि भाई तुम कितना खर्च किया है, आपने कोई घपला तो नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये सारी 3 कमिटियां, इनको डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर, जब आगे आपको ये सब मिलेगा डिटेल में पढ़ने के लिए तो मिल जाएगा। बेसिकली अभी इतना जानो कि इन तीनों कमिटी का काम ये है कि फाइनेंशियली सुपरवाइज करे आफ्टर द बजट। जब बजट पास हो जाता है उसके बाद सरकार को सुपरवाइज करने का, इनको एग्जीक्यूटिव को सुपरवाइज करने का इनको पावर है और ये प्रॉपर अपना काम करती है। हालांकि अलग बात है कि पोस्टमार्टम करती है, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तक इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है, इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी। एक लगता है, ये क्या है बेसिकली कि 1 साल के लिए जो बजट है, जितना मनी ग्रांटेड है उतना स्पेंड अगर नहीं हुआ तो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं पड़ा रहेगा। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कि 10,000 करोड़ पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री को दिया गया है और उस मिनिस्ट्री ने मान लीजिए 9,000 करोड़ ही खर्च किया उस फाइनेंशियल ईयर तक, तो 1,000 करोड़ जो है वो फिर रिटर्न हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जहां से ये लिया गया था। मतलब ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये उस मिनिस्ट्री के पास ही पड़ा रहेगा और मिनिस्ट्री अगले साल उसको खर्च करेगी, ऐसा नहीं होता, ये रिटर्न हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी। ग्रांटेड मनी नॉट स्पेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर, देन द बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके वजह से मार्च रस देखा जाता है। मार्च रस क्या है, होता क्या है कि जब फरवरी तक हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है और मिनिस्ट्री ने मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए हैं, मात्र 8,000 ही किए हैं, तो वो लास्ट में क्या करेगी, मार्च में 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने की कोशिश करेगी, खूब सारा एक्सपेंडिचर करेगी ताकि इसको रिटर्न ना किया जाए। तो बेसिकली इसको कहते हैं मार्च रस। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी खर्च करेगी मिनिस्ट्री, तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं मार्च रस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। तो इनको मैंने वैसे डिटेल में आपको पढ़ाया है चैप्टर 10 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर भी पार्लियामेंट रखती है, उससे रिलेटेड फंक्शंस भी ये करती है। तो देखिए, पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, एक तो उसमें कुछ एडिशन कर दिया जाए, उसमें कुछ वेरिएशन कर दिया जाए, मतलब एक को हटा के दूसरा लगा दिया जाए, कुछ रिपील कर दिया जाए, कोई प्रोविजन है उसको बिल्कुल ही खत्म करना, दैट इज कॉल्ड रिपील। ऐसे किसी भी प्रोविजन के साथ हो सकता है, किसी में एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन या फिर रिपील किया जा सकता है किसी भी प्रोविजन को। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो देखिए, जो जनरली जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 तरीके से होता है, बाई सिंपल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड बाई स्पेशल मेजोरिटी, बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इसका मतलब क्या है, 3 तरीके का मतलब ये है कि कुछ तो प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि इनको अमेंड करना बहुत ही आसान है, स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएंगे, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे, जैसे कि स्टेट्स का नाम चेंज करना, ये टेरिटरी चेंज करना, ये सब चीज़ें जो है सिंपल मेजोरिटी से हो जाती हैं। तो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी मतलब मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें मेजोरिटी आता है तो वो कर दिया जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है अंडर आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन को। तो सिंपल मेजोरिटी को इससे आउट रखा गया। ऐसा सब कुछ मैंने बताया चैप्टर 10 में, आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। स्पेशल मेजोरिटी वैसी मेजोरिटी होती है जहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो उनको स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ये होती है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर जिसका है उसका 50% एटलीस्ट होना चाहिए टोटल नंबर का, मतलब कि लोकसभा में अगर 545 सीट है तो इसका एटलीस्ट 50% तो वोटिंग में आना ही चाहिए। एंड दूसरी बात है मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, उसमें भी 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ऐसा दोनों हाउसेस में होना जरूरी है। एंड तीसरी है स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द ऑल स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब है जब भी फेडरल इशू से कोई रिलेटेड मैटर है जो जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व है, ऐसे मैटर्स को डील किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। और साथ में उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स जिनकी लेजिस्लेचर हैं, टोटल जिनका नंबर है उनके आधा स्टेट्स इसको
कंसेंट मिलना चाहिए, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाता है। आई होप कि आपको सारी बातें याद आ रही होंगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन की है मैंने चैप्टर 10 में। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है अमेंडमेंट का, पार्लियामेंट का, ये बेसिक स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है ये, तो जुडिशियल रिव्यू में रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर को, पार्लियामेंट को। एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप इसको समझना चाहते हो बेसिक स्ट्रक्चर, तो मान लो कि बिल्कुल जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक है, आप बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को तो हटा नहीं सकते। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देन आपका नीति निर्देशक तत्व जो है, स्टेट्स जो पॉलिसीज हैं, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कई सारे केसेस से, बेसिकली कई सारे केसेस हुए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर निकाला है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप खत्म नहीं कर सकते। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने बताई हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जुडिशियल पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट जुडिशरी की तरह काम कर रही है और इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैंने बताया प्रेसिडेंट वाले वीडियो में। देन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। एंड हालांकि एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इनका इनिशिएशन है, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, वो ओनली लाया जा सकता है राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, और यहाँ पे इसको स्पेशल मेजोरिटी मतलब कुछ एक अलग तरीके की मेजोरिटी होती है। जितने मेंबर्स होते हैं उस समय के, जितना मेंबरशिप है राज्यसभा का, सारे के सारे उसको पास करेंगे, तभी जाके वो रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये भी मैंने डिटेल में बताया। देन पार्लियामेंट रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये भी पार्लियामेंट ही रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई आप हटाइए। एंड प्रेसिडेंट के पास पावर होता है रिमूवल का, चीफ जस्टिस हो या फिर कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई भी जज हो हाई कोर्ट का। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत एक डिटेल प्रोसेस है। जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने के लिए जो रिकमेंडेशन आता है वो भी आता है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये दिया जाता है प्रेसिडेंट को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेम, ये सारी बात है। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल पावर। अब देखिए पार्लियामेंट के पास कुछ इलेक्टोरल पावर भी है। इलेक्टोरल मतलब चुनाव से रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करती है, कहाँ पे? पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो वहां पे पार्लियामेंट अलोंग विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग पार्टिसिपेंट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, जो कि चुनती है प्रेसिडेंट को। तो ये बताया मैंने ऑलरेडी। देन इट ऑल्सो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में भी ये लोग काम करते हैं। पार्लियामेंट ही बेसिकली एक्सक्लूसिवली रहती है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्ट करती है स्पीकर को एंड अपने डिप्टी स्पीकर को, ये भी एक पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल फंक्शन है। देन राज्यसभा इलेक्ट करती है अपने डिप्टी चेयरमैन को। तो मतलब इलेक्शन के भी पावर है हाउसेस के पास, ओवरऑल पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इन एक्टेड द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रोविजंस को चेंज कर सकती है, उसके अकॉर्डिंगली इसने एक्ट बनाया हुआ है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एंड देन कुछ इलेक्शन से भी रिलेटेड अपने नए नए कंडीशंस ला सकती है, जैसे कि कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने लगाया है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, ये सारी बातें इन्होंने की है। अब लास्ट फंक्शन देख लेंगे। लास्ट जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार है। अदर फंक्शंस है, अदर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। कुछ इनके अलावा, इन सब जो मैंने मैटर्स आपको बताया, इनके अलावा भी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है पार्लियामेंट के पास। तो सबसे पहला जो इनका पावर है, इट इज द हाईएस्ट डिलिबरेटिव बॉडी, मतलब कि सबसे
बड़ी जो डिलिबरेटिव मतलब चर्चा करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है हमारे कंट्री में, वो पार्लियामेंट है। यहीं पे सारे लेजिस्लेशन पे डिस्कशन होता है, डिलिब्रेशन होता है, एंड बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हाउसेस को मिला दे अगर तो, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। तो हाईएस्ट डिलिबरेटिव बॉडी है जो कि पॉलिसीज से रिलेटेड, डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, गवर्नमेंट की ओवरऑल सारी बातें ये लोग डील करते हैं। देन अप्रूव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों को भी अप्रूव करने का पावर हमारे दोनों हाउसेस को है। दोनों हाउसेस में जब ये अप्रूव होती हैं तभी ये कंटिन्यू हो सकती हैं। एंड क्रिएट और एबोलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो ये तब किया जाता है जब रिकमेंडेशन है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो कि दूसरी हाउस होती है किसी भी स्टेट में, बहुत कम है, ऐसे 5 ही स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आई थिंक वेस्ट बंगाल, और उधर शायद तमिलनाडु या फिर कर्नाटक है आई थिंक। तो ये सारे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो मतलब अगर जब भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई स्टेट चाहता है जिसके पास नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है उसका कंसर्न स्टेट असेंबली पार्लियामेंट को कि भाई आप बना दीजिए हमारे लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। देन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, तो एरिया और बाउंड्री और नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन, ये भी पावर है अपने पार्लियामेंट के पास। देन पार्लियामेंट के पास एक और इम्पोर्टेंट पावर है, वो है रिलेटेड टू द जुडिशरी, लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उनके ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा या घटा सकती है ये। इट कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैन एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये कुछ पावर्स थे जो कि पार्लियामेंट को, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड इसको डेफिनेटली शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।